हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ करियर सफ़र, जहां आज हम लोग बात करेंगे, कंप्लीट एनालाइज करेंगे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का जो आज की डेट में एसएससी सीजीएल परीक्षा में पूछे गए हैं। 10 सितंबर को जितनी सारी शिफ्ट हुई हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है। ये सारे क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं। एक्चुअली ये सारे क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन नहीं है, बट इस क्वेश्चन के रिलेवेंसी में जितने सारे क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं सबको मैंने कवर करने की कोशिश करिए। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेगी जो आपके आगामी एग्जाम्स में से आपका बहुत ही हेल्प करेगी। और इस टाइप के अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप इसको लाइक कीजिए एंड आगे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि रिलेवेंट वीडियो आपके सामने शो होता रहे। ठीक है, चलिए सेशन शुरू करते हैं। और एक बात आपको बता दूं, यहाँ पे किसी भी कोचिंग या किसी भी प्रकार का प्रमोशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग्स वाले क्या करा रहे हैं, उसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस करा रहे हैं फ़ोन ले करके, और वहाँ अपने कोचिंग का प्रचार कर रहे हैं। हालांकि वो बहुत सारे उनके ही आइडेंटिकल बंदे होते हैं जो उनको सही क्वेश्चंस नहीं दे रहे होते हैं। तो आप उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, कोई प्रमोशन नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चंस को हम लोग कवर करते हैं। एक क्वेश्चन किसी ने बताया कि भीमराव अंबेडकर को रिलेट करके था, तो बाबा साहब अंबेडकर से संबंधित जो भी क्वेश्चंस है वो हमने कवर करने की कोशिश करी। जैसे कि उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को और उनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन करा था जो छुआछूत के विरोध में था, और अस्पृश्यता को उन्मूलित करने के लिए उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा को शुरू करा था। ये 20 जुलाई 1924 में बॉम्बे में शुरू किया गया था। और उसके बाद इनका संविधान में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के भी चेयरमैन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और ये इनका एक स्टैच्यू बनाया गया है, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, जो हैदराबाद तेलंगाना में है। ये एक्चुअली 206 फीट ऊंचा है। टोटल प्रतिमा अगर आप देखेंगे तो जैसे 206 फीट ऊंचा है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर के अगर आप यहाँ तक काउंट करते हैं तो ये 206 फीट है। बट इसमें से क्या है कि ये वाली जो हमारी स्टैच्यू है, यहाँ से यहाँ तक ये 125 फीट है। ठीक है, ये आप जो बेस जो देख रहे हैं, ये हमारा बेस जो है ये 81 फीट का है। तो दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका 206 फीट देखने को मिलेगा। तो ये प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की प्रतिमा, ये हैदराबाद तेलंगाना में बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन को आया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व को रिलेट करके। अब एग्जैक्टली क्या क्वेश्चंस था पता नहीं, बट इसमें मैंने सारी क्वेश्चंस को कवर करे हैं, सारे आर्टिकल्स जो भी हैं उसको रिलेटेड सब सब यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चंस आता है तो आप आसानी से लगा पाओगे। जैसे कि गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने के बारे में बात करा गया है 42वां संविधान संशोधन को जोड़ करके। ठीक है, ये 39A में आता है। फिर हमारा 39 जो है ये पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो भी हैं इसको रिलेट करके वो आप यहाँ से कवर आसानी से कर सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा, आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। अनुच्छेद 40 जो है ये कल के क्वेश्चन में आया हुआ था पंचायती राज को लेकर के। अब एग्जैक्टली ये क्वेश्चन था पता नहीं, पर आर्टिकल 40 के बारे में बोला गया है। तो ये राज्य ग्राम पंचायत की स्वशासन इकाइयों को संगठित करता है। ठीक है, फिर इसी प्रकार का जो हमारा उदारवादी जो बौद्धिक सिद्धांत है, इसमें 48A ये भी 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, जो पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के बारे में बताता है, साथ ही साथ वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने के बारे में भी बताता है। ठीक है, तो ये और हमारा ये आर्टिकल 45 जो है ये 6 वर्ष की आयु पूरा करने तक जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है, ये 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 50 जो है ये न्यायपालिका को कार्यपालिका से जो है अलग करता है। दोनों का अपना एग्जीक्यूटिव बॉडी का अपना अलग पावर है, जुडिशरी का अपना अलग पावर है, ये नीति निर्देशक तत्व निर्धारित करता है। तो ये इसमें हमारे बहुत सारे लिस्ट हैं, इसमें से आप देख सकते हैं, इसमें से कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बारे में कुछ और स्टेटमेंट्स हैं जो बहुत सारे संविधान विशेषज्ञ ने दिया है। एक केसी वेयर हैं, केनेथ क्लिंटन वेयर इनका पूरा नाम है, इन्हें शॉर्ट में केसी वेयर कहा जाता है। इन्होंने लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को।
केटी शाह ने बोला है चेक ऑन बैंक पेबल एट कन्वीनियंस ऑफ द बैंक। ठीक है। टीटी कृष्णामाचारी ने भावनाओं का एक वास्तविक कूड़ादान इसको बोला है। तो सबकी अपनी अपनी अवधारणाएं हैं, सबका इसके ऊपर जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये भी मैंने कवर कर दिया। फिर एक भारत रत्न को लेकर के एक क्वेश्चन था। अब देखिए, भारत रत्न की शुरुआत जो हुई थी 2 जनवरी 1954 में हुई थी। ये राजेंद्र प्रसाद जब प्रेसिडेंट थे, भारत के पहले राष्ट्रपति, तभी इन्होंने स्टार्ट करा था। और सबसे पहले भारत रत्न जो मिला था वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, सीवी रमन को और सी राजगोपालाचारी, इन तीनों को सम्मिलित रूप से सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया था। एंड तदुपरांत उसके बाद बारी बारी से भारत रत्न दिया जाता है। इस साल 2024 में 5 लोगों को एक साथ नामांकित किया गया है भारत रत्न के लिए, जिसमें से एक कर्पूरी ठाकुर हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे, 2 बार हालांकि ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। फिर लालकृष्ण आडवाणी जी हैं, जो भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह हैं, ये 5वें प्रधानमंत्री थे। और पीवी नरसिम्हा राव, ये हमारे 9वें प्रधानमंत्री थे। और MS स्वामीनाथन, हर कोई जान रहा है, हरित क्रांति के जनक थे। तो इन 5 को मरणोपरांत जो है सभी को ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। फिर एक इनकम टैक्स को लेकर के क्वेश्चन था। तो इनकम टैक्स में आयकर अधिनियम 1961 के तहत जो है भारत में इनकम टैक्स लगाया जाता है। ये संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत आता है और ये संघ सूची का हिस्सा है। उसमें से संघ सूची में से जो 82 नंबर की प्रविष्टियां हैं उससे ये सूचित की गई है। और नया टैक्सेशन स्लैब देख सकते हैं, ये करंट को रिलेट करके हो सकता है इससे कोई क्वेश्चन आया हो। तो पिछले वित्तीय वार्षिक वर्ष में जो हमारा 3 लाख तक अर्निंग्स के ऊपर जो टैक्स रेट था वो नील था। वो तो सेम रिवाइज करके इस साल भी करा गया है। पर इसके बाद जो 3 से 6 लाख तक का था उसमें 5% का टैक्स रेट लगता था। पर इस बार से 1 लाख और बढ़ा करके अगर आपकी अर्निंग एनुअली 7 लाख तक है तो भी आपको 5% ही टैक्स देने की आवश्यकता है। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा है। ठीक है। फिर हर स्लैब में से 1-1 लाख बढ़ाया। 6 से 9 लाख तक में पिछले वित्तीय वर्ष में आपको 10% लगते थे, इसमें 7 से 10 लाख तक में आपको 10% ब्याज दर ही देने होंगे। तो ये टैक्स स्लैब है, आप देख सकते हैं। इसमें से अगर कोई पूछ रहा हो तो आप ये याद कर सकते हैं, 7, 7 3 10, 10 10 2 12, 3 15। तो इसमें से जो भी है 5, 10, 15, 20, 30 का स्लैब है। इसमें से कोई भी पूछे तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। फिर देखिए 5 ईयर प्लान पे क्वेश्चन रिपीट करा है। इसमें रिपीट ये करा है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो हमारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, वही पूछा था कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो कल ही मैंने इस वीडियो में कवर कराया था कि 5वीं पंचवर्षीय योजना रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी है, आप इसको देख सकते हैं। मैंने कल अच्छे से किया है, मैं इसका लिंक अभी डाल दूंगा आई बटन पे। ठीक है, आप वहां से भी देख सकते हैं और वीडियो के लिंक में भी मैं डाल दूंगा। कल का जो वीडियो था, कल का एक्सप्लेन्ड बहुत ही वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। केसी नियोगी के रिकमेंडेशन पे ये जो है प्लानिंग कमीशन आया था और प्लानिंग कमीशन में ऐसा बोला गया था कि अब जो है पंचवर्षीय योजनाओं का गठन किया जाएगा जिससे भारत का त्वरित रूप से विकास हो पाएगा। इसमें 1 बाय 1 मैंने कल ही कवर करा हुआ है, तो आज फिर से करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं तानसेन संगीत सम्मान। तानसेन संगीत सम्मान देखिए 1980 में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी और ये दिसंबर के माह में दी जाती है। ये तानसेन अलंकरण 2023 अभी पिछला जो मिला था वो कर्नाटक के पंडित गणपति भट्ट हसनगी को मिला था, तो ये आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक जवाहरलाल नेहरू नृत्य एकेडमी को लेकर के था। ये जो है JNMDA जवाहरलाल नेहरू, ये एकेडमी जो है ये 1954 में। नेक्स्ट हमारा है एक कोई क्वेश्चन आया था कोबाल्ट और निकेल को लेकर के। कोबाल्ट और निकेल को लेकर के देखिए मैंने पीरियोडिक टेबल आपके सामने रख दिया है। कोबाल्ट और निकेल, कोबाल्ट इसमें से किस में नंबर पे है? कोबाल्ट इसमें से हमारा 27 नंबर पे है, आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। कोबाल्ट 27, लोहा 26 और कॉपर जो पूछा हुआ है, कॉपर हालांकि पूछा नहीं है, 29 है। और ये आप इसको ध्यान रखेंगे, निकेल जो है 28 है। तो ये सारे जो भी हैं मोस्ले का ये पीरियोडिक टेबल है, इसके अनुसार जितने भी परमाणु संख्या है, कभी संयोजकता पूछ देता है। आप देख सकते हैं कि अक्रिय गैस को पूरा करने के लिए जितने भी
इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है तो उसकी वो संयोजकता कोवैलेंसी कहलाती है, उसको वो बैलेंस बनाती है। जैसे कि क्लोरीन की वैलेंसी अगर हमको पूछनी हो तो इसमें हम एक यहाँ से कम है तो हम एक इसका कोवैलेंसी हो जाएगा। संयोजकता जो होती है वैलेंसी उसका, इसको न्यूट्रल करना होता है अक्रिय गैस के समान। अगर हमारा मान लीजिए पूछता है कि मैग्नीशियम जिसका परमाणु क्रमांक 12 है इसकी वैलेंसी कितनी होगी, तो ऑफ कोर्स 10 से ज़्यादा है तो 2, तो इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम कवर देख सकते हैं इसमें। फिर एक हमारा पूछा हुआ था कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को लेकर के। देखिए ये एक बैलेंस रिएक्शन है जहाँ पे हमारा H2O हम यहाँ से वापस ले आ रहे हैं और CaO को इधर रख ले रहे हैं और Cl2 को इधर रख ले रहे हैं, तो ये कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन का बैलेंस हो जा रहा है। तो इसमें कोई भी अलग से कुछ खास वैसा नहीं पूछा है जिस तरीके से लोगों को डरने की जरूरत है, आप आसानी से इसका उत्तर दे पाओगे। फिर एक AU पूछा हुआ है देखिए पीरियोडिक टेबल में। तो ये तो AU सबको पता है, ये गोल्ड का होता है, ये 79 नंबर पे है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं AU जो है 79 नंबर पे है। फिर पारा जो है 80 नंबर पे है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर आगे न्यूलैंड्स का लॉ पूछा है। न्यूलैंड का अष्टक नियम आप जानते होंगे, मोसले से पहले आया था न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये जो था वो एटॉमिक मास का जो बढ़ता हुआ क्रम है उसके द्वारा व्यवस्थित करा गया था, एटॉमिक मास के द्वारा। और ये जो है आठवें तत्व का जो भी गुण होता था वो पहले तत्वों की गुण की पुनरावृत्ति करता था। मतलब हमारा 7 तक ही हमारा हो पाता था, इसमें नए गुण रहते थे। फिर आठवां जैसे ही आता था फिर पहले गुण के जैसा देखा जाता था और फिर से ये रिपीट होने लगता था। तो ये हमारे न्यूलैंड्स ने बनाया था इनको। और ये 36 जो एक फॉल्ट है पाता है कैल्शियम के बाद ये वाला। ले तो क्वेश्चन कोई आया था, एग्जैक्टली मालूम नहीं क्या क्वेश्चन आया था, पर नेशनल इनकम देखिए NNP नेट नेशनल प्रोडक्शन हो गया। इसमें से सब्सिडी को हम घटाएंगे और अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे तो हमारा नेशनल इनकम आएगा। इनकम को हम करते हैं कि कंजम्पशन, फिर इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट, I फॉर इन्वेस्टमेंट, C फॉर कंजम्पशन, ठीक है, G फॉर गवर्नमेंट। फिर उसके बाद जो हमारा एक्सपोर्ट होता है और इसमें जो हमारा इंपोर्ट होता है तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देते हैं, तो जो भी बीच का जो मुनाफा हैं तो टोटल ये होता है नेशनल इनकम। ये कोड नीचे में दिया गया है, आप इसको भली भांति देख सकते हैं। फिर PCI पर कैपिटा इनकम है, ये टोटल जितना भी नेशनल इनकम होगा और आज के डेट में हमारा जितना भी पॉपुलेशन है इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा पर कैपिटा इनकम। ठीक है। 15th एडिशन जो हुआ है वो भुवनेश्वर और राउरकेला में हुआ है जो कि उड़ीसा में आता है। ठीक है, इसमें जर्मनी वर्ल्ड कप। फिर ये जो है क्वाड्रिनेलियल है, ये हर 4 साल पे आयोजित किया जाता है। और इंडिया मेंस हॉकी कप एक ही बार जीता है अभी तक, शायद यही क्वेश्चन था। 1975 में एक ही बार क्वेश्चन 1975 में एक ही बार जीता है इंडिया, वो पाकिस्तान को हरा करके जीता है। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के बारे में कोई क्वेश्चन था, अब एग्जैक्टली पता नहीं क्या क्वेश्चन था, पर चंपारण सत्याग्रह जहां तक सबको पता है कि यह पहला सत्याग्रह आंदोलन था नील की खेती के नील की खेती करने के विरोध में। चंपारण के जो कृषक थे वो परेशान थे, उनको मजबूरन कृषि कराया जा रहा था। उसमें एक स्पेशल एक तिनकठिया प्रथा था जो वो उसमें से ये होता था कि जैसे कि हमारा 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है तो उसमें से 3 कट्ठे पर जो है उसमें मजबूर किया जाता था कि आप नील की खेती करो। तो इससे वहाँ के कृषक बहुत ही परेशान हो गए थे, उन्हें बहुत सारा कर उनको देना भी पड़ता था। और 1918 में जब महात्मा गांधी के सहयोग से चंपारण कृषि अधिनियम लाया गया तो उसके बाद नील की खेती को बलपूर्वक जो है समाप्त कर दिया गया। तो इसी प्रकार से इसका कवरेज आप देख सकते हैं। फिर एक कैग के बारे में कोई क्वेश्चन था, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। देखिए आर्टिकल 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इसके बारे में बताया गया है। इसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित जो है इनकी नियुक्ति करता है। ठीक है।
और ये इनको हटाया उसी प्रकार से जा सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। इनको हटाने का एक ही तरीका है और ये आर्टिकल 148 में दिया गया है। फिर आर्टिकल 149 है, इसमें जो भी कैग का जो कर्तव्य होता है, इनका ड्यूटीज एंड इनका पावर बताया गया है। फिर आर्टिकल 150 जो है, इसमें लेखाओं का प्रारूप तैयार करने के बारे में ड्राफ्ट में बताया गया है। और 151 है, ये लेखा परीक्षा है। ये लेखा परीक्षा ये प्रस्तुत करना होता है राज्यपाल और राष्ट्रपति के समक्ष। ठीक है। फिर भारत के 14वें जो अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। ठीक है, अभी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं जो जम्मू और कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को उद्घोषणा करा था, परंतु 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत करी थी। इसका मोटिव यही कि जो भी गरीब और कमजोर वर्ग हैं उनकी आय में स्थिरता लाई जाए और स्थिरता के लिए बीमा पेंशन उपलब्ध कराने हेतु इनका बैंक अकाउंट में खाते की उपलब्धता कराई जाए। तो मेनली यही है। फिर एक क्वेश्चन आज रिपीट करा है, हालांकि मैंने कल बताया था रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, पर उसी में से क्वेश्चन एक सुप्रीम कोर्ट को रिलेटेड एक क्वेश्चन कल था, मैंने उसको अच्छे से पूरा आर्टिकल कवर करा है। उसमें से एक आर्टिकल है 137। 137 ये हमारा कहता है कि कोई भी जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसका वो रिव्यू कर सकता है कि वो जजमेंट सही है गलत है। तो इसमें से सारे मैंने कल भी बताए थे कि अधोक जज को जो अपॉइंट करा जाता है 127, आप इसको सही तरीके से देख लीजिए। इसमें से कोई ना कोई आर्टिकल एक दो आपको पूछेगा और वो आपके आगामी एग्जाम में आपको मात दे सकता है अगर आप सही तरीके से नहीं देख पाएंगे तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको आप सही से देख लीजिए। इस वीडियो के एंड में आपको ये पीडीएफ इस वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मणिपुर का फेस्टिवल कोई पूछा है। अब मणिपुर का एग्जैक्टली फेस्टिवल किसी ने बताया नहीं, इसलिए मैंने मणिपुर के जितने भी त्योहार थे सबको कवर कर रखा है और वो भी डिटेल्ड कर रखा है। यहाँ से अगर आप कर लिए तो मणिपुर का कोई भी फेस्टिवल छूट ही नहीं सकता आपका। एक गंग नगाई है, गंग नगाई, ये दिसंबर और जनवरी के महीने में मनाया जाता है और ये काबुई नगाओं का त्योहार है। ठीक है। फिर लुई नगाइनी, लुई नगाइनी जो है यह 15 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, और यह बीज बोने का त्योहार है, बीज काटने का बिहू जैसा नहीं, बीज बोने का त्योहार है ये। ठीक है। और याओसांग, याओसांग जो है ये पूर्णिमा से शुरू होकर 5 दिनों तक मनाया जाता है फरवरी मार्च के महीने में, और इसमें मणिपुर का प्रमुख जो याओसांग है उनका त्योहार है। ठीक है, उन्हीं के नाम पे त्योहार का नाम रखा है। इसमें थबल चोंगबा जो एक मणिपुरी नृत्य है जिसमें लड़के और लड़कियां हाथ पकड़कर एक साथ जो है नाचते गाते हैं, और उसमें से जैसे कि बंगाल में दुर्गा पूजा होता है, उत्तर भारत में हमारा दिवाली और असम में बिहू है, उसी प्रकार से मणिपुर में याओसांग भी फेमस है। फिर चेराओबा, चेराओबा एक नववर्ष है, मणिपुरी मणिपुरी नववर्ष है चेराओबा। इस त्योहार के दौरान लोग घरों को साफ सुथरा करते हैं, आमतौर पे नए नए व्यंजन बनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, उसमें से खाना खाते हैं। ठीक है, उसका अनुष्ठान करते हैं, यही सब इनका है। फिर उसमें एक अद्भुत काम ये करते हैं कि ये इस विश्वास के साथ जो निकटतम इनका पहाड़ी है उसकी चोटी पर चढ़ते हैं और सांसारिक जीवन में अधिक ऊंचाई तक पहुंच सकेंगे, इसके लिए ये अपने आप को देखते हैं। तो इनका एक नए वर्ष मनाने का एक अलग ही तरीका है चेरायोबा, आप इसको सही तरीके से देखिए। और एक कांग मणिपुर का रथ यात्रा है, जैसे जगन्नाथ यात्रा जून में होता है उड़ीसा में, वैसे ही ये कांग है मणिपुर का रथ यात्रा। यहाँ पे क्या होता है, जुलाई के महीने में 10 दिनों तक मनाया जाता है। ये भी भगवान जगन्नाथ मणिपुर में जो कांग नामक एक गाड़ी में अपने मंदिर से निकलते हैं और भक्त खींचते हैं इस गाड़ी को। ठीक है, तो ये जगन्नाथ भगवान को लेकर के ही मनाया जाता है कांग, लेकिन कांग रथ से लेके गाड़ी से लेकर के निकलते हैं, इसलिए इसका कांग है नाम, रथ यात्रा। फिर हेकरयू हितोंगबा, ये जो है सितंबर के महीने में मनाया जाता है, हेकरी हितोंगबा, और ये एक नाव दौड़ है। ठीक है, ये एक बोट रेस है। और फिर नेक्स्ट देखते हैं निंगोल चाक्कोबा, ये मणिपुरियों का एक जो है सामाजिक त्योहार है, और इसमें विवाहित बेटियां जो है वह माता पिता के घर आती है और शानदार दावत जो है उसका आनंद लेती है। ठीक है, और ये अमावस्या के दूसरे दिन जो है नवंबर में मनाया जाता है। ठीक है, फिर एक कुकी चिन मिजो त्योहार है। ये त्योहार जो है शरद ऋतु का त्योहार है। इस त्योहार को अलग अलग जनजातियों के बीच जो है
चबांगकुट और खोडो आदि के रूप में वर्णित किया जाता है। 1 नवंबर को हर साल यह त्योहार मनाया जाता है। तो इसमें मणिपुर का मैंने सारा त्योहार आपको कवर कर दिया कि कौन सा नव वर्ष है, चेराइयोबा है, कौन सा नवंबर में मनाया जाता है, कूट है, इसमें से आपको हैकरू हेतोंगवा क्या है, ठीक है, इसमें कांग मणिपुर की रथ यात्रा वही है जो जगन्नाथ धाम में होती है। तो आपको इसमें से आप कवर पूरा हो गया है। इसमें मणिपुर में जो भी अगर आता है फेस्टिवल तो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंडित रविशंकर को लेकर के। अब पंडित रविशंकर 1999 किसी रेफरेंस में बताया था किसी बच्चे ने, वो एक्चुअली एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था मालूम नहीं, पर उसमें से देख लेते हैं इनमें से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और अगर या आए थे। तो ये 7 अप्रैल 1920 को वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ये एक प्रमुख सितार वादक थे। इनको 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो इंडिया का एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, उससे सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है 1981 में, पद्म भूषण भी मिल चुका है 1967 में, और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी 1962 में मिल चुका है। संगीत नाटक अकेडमी का हालांकि इन्होंने फेलोशिप भी लिया हुआ है 1975 में। मध्य प्रदेश का कालिदास सम्मान से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो ऑलमोस्ट पंडित रविशंकर के बारे में ये कवरेज है। आईएसएसएफ चैंपियनशिप के बारे में शायद कोई क्वेश्चन आया था। ये देखिए, ये वर्ल्ड कप जो है 2024 का फाइनल, ये 13 से 18 अक्टूबर तक नई दिल्ली में खेला जाएगा। तो अभी ये हुआ नहीं है। एक्चुअली अभी सितंबर का मंथ चल रहा है, तो ये अभी हुआ नहीं है। तो इस साल का तो पूछा ही नहीं होगा। पूछा भी होगा तो 53rd पूछा होगा जो पिछले साल हुआ है। और इसमें बाकू अजरबैजान में इसको आयोजित करा गया था, जिसमें चाइना सबसे ज्यादा गोल्ड पदक भी जीता था और सबसे ज्यादा टोटल पदक भी जीता था। तो चाइना टॉप कंट्री था। वहीं पे हमारा इंडिया 6 मेडल जीत करके ये जो है टेनिस टूर्नामेंट में तीसरे नंबर स्थान हासिल करा। ठीक है, ये 14 टोटल मेडल जीतने के साथ सिल्वर 0, 8 ब्रॉन्ज और 6 गोल्ड मेडल जीतकर 14 मेडल हासिल करा। ठीक है, तो यहीं पे हमारा ये वीडियो खत्म होता है। हालांकि इसमें इंग्लिश और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे, लेकिन एक्चुअली सभी ने बताया नहीं किस तरीके से एक्चुअल क्वेश्चन क्या आए थे। अब सब चैनल पे अपने मन से कुछ भी क्वेश्चंस बना बना करके डालते जा रहे हैं कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये गलत है। आपको एक्चुअली आइडिया नहीं है कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप फिर भी फालतू का इधर उधर का क्वेश्चन आप डालते जा रहे हो, तो उससे आप बचिए। क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन आपको पता नहीं है, आप वीडियो बस देख लेते हैं, आपको पता नहीं चल पाता। आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जो एक्चुअल फैक्ट होगा और उसको रिलेवेंट में जितनी सारी क्वेश्चन कवरेज होगी वो आपको यहाँ पे दी जाएगी। और फाइनली आप इसको थंब पे क्लिक करके आप चैनल पे जाइए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पे किसी भी प्रकार के प्रमोशन की बात नहीं होगी। चलिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट फर्दर एग्जामिनेशन। बाय।